जय हिंद सभी को। फिजिक्स एग्जाम इस बुक में से प्रैक्टिस पेपर 2 अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इस पेपर का पहला क्वेश्चन है, द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज जूल पर कूलम। इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन चार्ज। डब्ल्यू के लिए जूल है, चार्ज के लिए कूलम है, जूल पर कूलम। सेकंड क्वेश्चन है, how does the fringe width of the interference fringes change when the whole apparatus of the ends experiment is kept in water of refractive index 4 by 3? So here fringe width is inversely proportional to refractive index. So that's here the answer is beta is inversely proportional to 1 upon n. So that beta ds is equal to 1 upon refractive index, that is 4 by 3. So that beta dash equal to 4 by 3 by 4 beta. The option B is correct. Next question number 3. When a square input signal of 10 volt as shown in figure is applied across it, the output signal in a PN junction diode is. So इधर सिंगल डायोड है, सिंगल डायोड मतलब ये PN जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर है, इसके हाफ ऑफ द वेव हमें मिलेगा। इसके लिए इसका आंसर होगा E. Question number 4. If a magnetic substance is kept in the magnetic field, then which of the following substance is thrown out? तो रिपेल जो करता है डाई पैरा फेरो में रिपेल करने वाला है डाई मैग्नेटिक मटेरियल है, ये वीकली रिपेल करता है, इसके लिए थ्रोन आउट होगा तो डाई मैग्नेटिक मटेरियल। विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज अ रिवर्स बायस। ये चारों ऑप्शन देखो तो ये ग्राउंडिंग मतलब जीरो होता है, 0 वोल्ट, एंड इधर दिए है 5 वोल्ट। अगर पी और एन के एन बनाता हूं मैं, पी टाइप को अगर हाई वोल्टेज कनेक्ट किया, एन टाइप को लो वोल्टेज कनेक्ट किया तो फॉरवर्ड बायस होता है। तो सब चेक करते हैं हम लोग। तो इधर पी को हाई वोल्टेज है कंपेयर टू एन, सो ये फॉरवर्ड बायस। इधर हमें क्वेश्चन पूछे रिवर्स बायस कौन सा है, ये -20 है -10, तो ये -10 ज्यादा है, ये हो गया -20 कम है, ये है रिवर्स बायस। नेक्स्ट वाला भी चेक करते हैं हम लोग, ये 15 वोल्ट और 10 वोल्ट, पी को मैक्सिमम वोल्टेज है मतलब ये फॉरवर्ड बायस। इधर भी डी ऑप्शन में पी को मैक्सिमम वोल्टेज है, ये फॉरवर्ड बायस। इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 6. If Ne and Nh, number of holes and number of electrons are the in pure germanium, प्योर जर्मेनियम में नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, दोनों सेम होता है, इसके लिए इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 7. एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेस अ convergent lens from the left of the lens with uniform speed 5 meter per second square per second and stops at the focus. The image जब आप लोग ये लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला में इसका जो स्पीड दिया है इधर 5 मीटर पर सेकंड, तो इसके हिसाब से जब हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंस फॉर्मूला यूज करके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ एंड इमेज डिस्टेंस, ये जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इमेज डिस्टेंस फॉर अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ यू, तब हमें v का वैल्यू ऐसे मिल रहे हैं, तो अलग अलग मिल रहे हैं लेंस फॉर्मूला यूज करके। ये अगर ये लेंस है, लेंस फॉर्मूला यूज करो, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ले लो यू का, तो उसके लिए v का वैल्यू ये मिल रहे हैं। इससे हमें ये पता चलता है, तो यूनिफॉर्म अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड से यू मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसका इमेज क्या होगा, इमेज मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस विथ द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इधर से पता चलेगा आपको वेलोसिटी अलग अलग मिल जाएगी, तो इसका आंसर है सी। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, a third slit is made in between the double slit.
डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक थर्ड स्लिट रख दे तो क्या होगा? थर्ड स्लिट रख दे तो उसमें सिर्फ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इज रिड्यूस, यही होगा, और कोई फ्रिंजेस शिफ्ट वगैरह कुछ नहीं होगा। इसका आंसर बी है। इन द केस ऑफ चार्ज मेटेलिक स्पीयर, चार्ज मेटेलिक स्पीयर बोला और चार्ज स्पेरिकल सेल, ये दोनों में डिफरेंस है। चार्ज मेटेलिक स्पीयर होगा when potential changes with respect to distance from the center as, ये तीन डायग्राम देखो, सॉरी ये दो डायग्राम है और इधर दो डायग्राम है। इसका आंसर क्या हो सकता है? सो अगर मेटेलिक स्पीयर होगा एट द सेंटर ऑफ द सरफेस, सेंटर टू सरफेस तक पोटेंशियल सेम ही होता है, इसके लिए ये वाला ग्राफ देखो ये सेम है, और उसके बाद जब बाहर जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होते जाएगा। तो ये ग्राफ है, इसका बी आंसर करेक्ट है। तो आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव spectrum to which is used to improve the visibility in the runways during the fog and moist condition, ये moist condition है। तो ये क्या होगा? पहला इसमें इंफ्रारेड, ओके, फोटोग्राफी के लिए ये इंफ्रारेड कैमरा इसीलिए किया जाता है, क्लियर फोटो आने के लिए, या अगर फॉग भी होगा तो क्लियर फोटो मिल जाएगा। इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट में ध्यान रखो, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट द करंट इज इंडक्टिव, कैपेसिटिव एंड रेजिस्टिव सर्किट, रेजिस्टिव का सर्किट में करंट देयर इज नो एनी लैगिंग और फॉरवर्ड भी नहीं होगा, और इंडक्टिव सर्किट में लैगिंग बाय पाई बाय 2, कैपेसिटिव सर्किट में अहेड बाय पाई बाय 2। तो इसका आंसर होगा लैगिंग बाय पाई बाय 2, बी। क्वेश्चन नंबर 12, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स on a straight line path xy as shown in figure, the A, B, C, D, either A, B, C, D is a coil adjacent to the path of electron. What will be the direction of current, if any, induced in the coil? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट साइड मूव कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट मूव करता है, then current will reverse its direction as the electron goes past the coil। नजदीक जब आएगा तब एक डायरेक्शन होगा, उधर से दूर जाएगा, सी पॉइंट से दूर जाएगा तब एक डायरेक्शन होगा। सो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम एक्स टू वाई, द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल ए बी सी डी व्हिच इज इनटू द phase will first increase and then decrease as the electron passes by. So the induced current in the coil will be first anticlockwise and will be its reverse its direction, that is a clockwise, as the electron goes past the coil। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 16, ये केस स्टडी में, सॉरी, असर्शन रीजन क्वेश्चन है। तो ये आपको चार ऑप्शन तो पता ही है ऑलरेडी, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। फर्स्ट में असर्शन एंड रीजन अगर तो ट्रू है और उसका रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ये लिखेंगे। फिर बी का ऑप्शन आपको पता है, सी का ऑप्शन पता है, डी का ऑप्शन पता है। तो अभी हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में जाएंगे, ओके। तो पहला क्वेश्चन है assertion in a meter bridge experiment, high resistance is always connected in series with the galvanometer। मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट में हाई रेजिस्टेंस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ द गैल्वेनोमीटर, ये करेक्ट है। रीजन क्या है देखो, एज द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस करंट थ्रू द सर्किट इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज नहीं होता है, तो ये रॉन्ग है। तो इसके लिए इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, assertion is true and reason is false। क्वेश्चन नंबर 14, assertion क्या लिखा है देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप, ये करेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाते, ये ध्यान रखना। तो मूविंग रीजन है, मूविंग चार्जेस और करंट्स प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज मूव कर रहे हो तो कोई वायर में करंट जा रहे
तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड बनता है, बट ऊपर वाले के साथ कोई रिलेशन नहीं है. सो योर assertion and reason both are correct, but the reason is not a correct explanation of assertion. Question number 15. Assertion is the magnetic field inside the long solenoid is uniform. Magnetic field inside the long solenoid is uniform. तो सोलेनोइड मतलब एक कॉइल ही होता है, तो क्लोजली पैक्ड कॉइल. इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड यूनिफॉर्म होता है. रीजन क्या दिया देखो, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ये भी करेक्ट है. तो दोनों का रिलेशन नहीं है, दोनों इक्वेशन करेक्ट है, इसके लिए इसका ऑप्शन बी है. क्वेश्चन नंबर 16. Two identical coaxial circular coils carrying equal current circulating in the same direction. If the coil approaches each other, the current in each coil decreases. रीजन बता रहे इसका. अगर दोनों कॉइल, if the coil approaches each other, the current in each coil decreases. क्यों? इनका दोनों को डायरेक्शन देखो, दोनों को डायरेक्शन से आपको पता चलेगा. इसी के लिए ये डिक्रीज हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है दोनों का. तो देन when the coils approaches each other, the magnetic flux linked with the coil increases. Magnetic field linked with the coil increases. इसी वजह से इधर का करंट डिक्रीज हो रहा है. ओके, सो दैट इसका ऑप्शन ए करेक्ट है. करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी. तो एक्सप्लेनेशन में इधर दिया है देखो. Two identical coaxial circular coils carrying equal currents circulating in the same direction. Same direction होगा. If coils approach each other, the current in each coil decreases. When coils approaches each other, the magnetic flux linked with each coil increases. According to Lenz's law, induced current in the coil will oppose the increase in magnetic flux. Hence, the current in the coil, current in each coil will decreases. तो क्वेश्चन नंबर 17 बी सेक्शन के सारे क्वेश्चन 2 मार्क के. क्वेश्चन नंबर 17. Why do magnetic field lines form continuous closed loops? And second part है, why are the field lines repel when the diamagnetic material is placed in an external uniform magnetic field? हमें ये पता है मैग्नेटिक फील्ड में डायमैग्नेटिक मटेरियल रखा तो वीकली रिपेल करता है. वो क्यों करता है, उसका आंसर आपको देना है. पहले वाला क्वेश्चन का है कंटिन्यूअस क्लोज लूप क्यों बनाता है. तो उसके लिए आंसर है फर्स्ट का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज लूप्स बिकॉज magnet is always a dipole and as a result the net magnetic flux of the magnet is always zero. B का आंसर है when a diamagnetic substance is placed in an external magnetic field, a feeble magnetism is induced in opposite direction. Feeble magnetism is induced in opposite direction. इसी की वजह से the magnetic lines of the poles are repelled. Question number 18. What is meant by the work function of the method? Plot a graph showing the variation of stopping potential with the frequency of incident radiation for two different photosensitive materials having the work function W1 and W2. Here W1 is greater than W2. On what factors does the slope and intercept of the lines depend? पहला वर्क फंक्शन का डेफिनेशन बताएंगे. वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, दैट इज वर्क फंक्शन. कम से कम जो एनर्जी आएगा लाइट का, उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहिए. उससे अगर कम एनर्जी अगर दे दिया तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा. सो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड एज अ वर्क फंक्शन. दो ग्राफ बनाना है हमें, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी. ये दो ग्राफ है. इधर दोनों में याद रखना, पहले वाला है W2, सेकंड वाला है W1. W1 के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, W2 के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है. ऐसे डायग्राम बनाएंगे. द स्लोप ऑफ द ग्राफ tan थीटा क्या इंडिकेट कर रहा है?
स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू क्या आएगा, एच अपॉन ई देन स्लोप इंटू इज इक्वल टू एच। तो इस स्लोप से हम लोग प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा जो इंटरसेप्ट पॉइंट है, इंटरसेप्ट पॉइंट मतलब वर्क फंक्शन डिफाइन करता है। वर्क फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, ये जो ग्राफ का इंटरसेप्ट लेते हैं, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट। ओके, उसके लिए आप लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला हमारे पास, ई इंटू वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये माइनस एच न्यू नॉट जो है, माइनस एच न्यू नॉट जो है, ये पार्ट हम लोग इधर यूज करें। ई को अगर डिवाइड कर दे इधर वी नॉट मिल गया, तो इधर होगा एच अपॉन ई, न्यू अपॉन ई ए। इधर ई को निकल दिया मैंने, कट कर दिया, इधर डाल दिया, तो ये जो मिलेगा फी नॉट अपॉन, ये इतना पार्ट देख लो, फी नॉट अपॉन न्यू, इधर तो न्यू है, इधर ये न्यू है, और इधर वी नॉट है, वी नॉट अपॉन न्यू, तो ये होगा स्लोप। तो स्लोप इज इक्वल एच अपॉन ई मिलेगा। और नेक्स्ट ये जो रिमेनिंग पार्ट है, ये इंटरसेप्ट होता है माइनस एच अपॉन एच न्यू नॉट डिवाइडेड बाई ई। इससे हमें क्या मिलता है, वर्क फंक्शन। ओके, सो ये पार्ट है वो हमारा वर्क फंक्शन। इसका और क्वेश्चन है, राइट आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड पॉइंट आउट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द photons on each on which this equation is based। पहला आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखो, एच एन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस डब्ल्यू नॉट इज वर्क फंक्शन। नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, ये लिख सकते हैं। नहीं तो एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा ये दोनों का, दो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, दो कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर वन, energy of the photon is quantized. So here each photon has energy E equal to h nu, which is proportional to the frequency of radiation. Second characteristic है, one photon transfers its energy to one electron. एक photon एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर करता है। A single photon interacts with a single electron, giving part of its energy to overcome the work function and the reminder as a kinetic energy। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन न्यूमेरिकल है और सिंपल न्यूमेरिकल है। 2 मार्क के लिए तो सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं नॉर्मली। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एन concave lens of the refractive index 1.5 when it is kept in a medium of refractive index। ये refractive index का मीडियम, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है मीडियम का 1.4, to have the power of -5d। तो पावर दिए है -5 डायरेक्टर, और दोनों मीडियम में, पहला मीडियम है n1 इज एयर, n2 इज 1.5, दैट इज अ ग्लास मीडियम। तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, P इक्वल टू और 1/f इक्वल टू लेंस मेकर्स इक्वेशन यूज करेंगे। 1/f इक्वल टू n2 माइनस n1/n1 इंटू r1 माइनस 1/r2। इधर कॉन्क्यू लेंस है, ऐसा कॉन्क्यू लेंस है, ऐसा कॉन्क्यू लेंस होगा, तो उसको क्या R1 क्या होगा, इधर R1 माइनस होगा, R1 इधर आएगा और इधर R2 आएगा, R2 प्लस होगा। तो ये वैल्यू पुट करो, पुट करने के बाद आपको R का वैल्यू मिलेगा, दैट इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्वेश्चन नंबर 20, राइट द नेसेसरी कंडीशन टू ऑब्टेन द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न मिलने के लिए कंडीशन क्या होगा, कोई भी दो लाइट लगा दिया आजूम में तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है क्या, नॉट पॉसिबल। और अलग अलग लाइट रखा, अलग अलग इंटेंसिटी का लाइट रखा तो भी हमें नहीं मिलेगा। सेम इंटेंसिटी का दो लाइट अगर यूज किया ना तो भी इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या कंडीशन है,
फाइव कंडीशन में इधर मेंशन किया है। नंबर वन, टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक सोर्स होना चाहिए दैट प्रोड्यूसेस सिंगल वेवलेंथ। दूसरा, टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। कोहेरेंट सोर्स मतलब उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं तो जीरो होना चाहिए। एंड टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी इक्वली ब्राइट होना चाहिए, ब्राइटनेस सेम होना चाहिए। टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी क्लोज टू इच अदर होना चाहिए। और टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी नैरो। नैरो को एन लिया, क्लोज टू इच अदर सी लिया, और इक्वली ब्राइट को ई लिया, कोहेरेंट का सी लिया, और मोनोक्रोमेटिक का एम लिया। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एम ई मी एन सी सी। देखो मी एन सी सी। एम मतलब क्या है? मोनोक्रोमेटिक। ई मतलब इक्वली ब्राइट। एन मतलब नैरो। सी मतलब कोहेरेंट। नेक्स्ट सी इज क्लोज टू इच अदर। ऐसा रख सकते हैं, तभी आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। Draw the diagram showing the image formation at infinity by the compound microscope. कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फाइनल इमेज इंफिनिटी बनना चाहिए, वैसा डायग्राम बनाओ। सिंपल। आप ये डायग्राम बनाने का तरीका ध्यान रखो कि डायग्राम बनाते टाइम जब माइक्रोस्कोप बोलते हैं, माइक्रो मतलब छोटा लेंस पूरे आगे लिखने का लेफ्ट साइड में माइक्रोस्कोप। और इसको उल्टा मैं टेलीस्कोप बोलता हूँ। टेलीस्कोप का टॉल ऐसे याद करो। टेलीस्कोप टॉल। टॉल मतलब पहला लेंस बड़ा। तो ये जब डायग्राम बनाएंगे आपको इसमें ऐसे याद रखो। पहला कैसा बनाना है डायग्राम, मैं तरीका बता रहा हूँ। तो इधर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो एक पहला स्ट्रेट लाइन ले लो, और एक लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द लेंस, हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो इधर तक लेके आने के बाद इधर पहले एक इमेज बना के रखो, और ये लाइन लाके इसको जोड़ लो। इसके बाद एक लाइन फिर पैरेलल ले लो, एक लाइन इसके अंदर से निकालो। इज पोल ऑफ सेंटर ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर से जो पैरेलल लाइन उधर से निकाला हमें। फिर इसको पीछे एक्सटेंड करो डॉटेड लाइन से, और इस जो लाइन पॉइंट है इधर से भी सीधा करो, और ये डॉटेड लाइन से पीछे पैरेलल लाइन एक्सटेंड करो। ये होगा डायग्राम। और इधर आप लिखेंगे, इधर लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखो, इधर इमेज डिस्टेंस लिखो, इधर यूओ वीओ ऐसे लिखेंगे आपको। इधर लिखेंगे ईओ, और इधर लिखेंगे ये वीओ, और इधर से ये इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये होगा यूई। ये आईपी से इसके लिए यूई, जब इंफिनिटी इमेज बनता हो वी। ऐसा एकदम अच्छे से डायग्राम बनाना। डायग्राम के लिए 2 मार्क। क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स whose wavelength vary as 10 to the power minus 12 meter, between here the wavelength is between 10 to the power minus 12 and minus 10. Second है, wavelength is between 10 to the power minus 3 and minus 1. Write one user for each. तो ये है हमारा गामा रे के बाद वाला एक्सरे। गामा रे 12 to 14 है, तो उसके बाद है एक्सरे। फिर ये जो दूसरा है उसका एक यूजेस लिखा है, उसे एक्सरेज का ये डायग्नोस्टिक टूल करके यूज किया जाता है, नहीं तो सिक्योरिटी पर्पज भी यूज किया जाता है एयरपोर्ट में वगैरह। एक्सरे कर देना, सारे स्कैनिंग कर देना, हमारा बैग वगैरह चेक होता है ना, तो एक्सरे उधर भी यूज होता है। तो सेकंड है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का यूज आप बोल सकते हैं माइक्रो ओवन बोल सकते हैं, नहीं तो रडार सिस्टम में और एयरक्राफ्ट नेविगेशन में इसका यूज होता है। तो अभी सेक्शन सी देखेंगे। सेक्शन सी का सारे क्वेश्चन 3 मार्क है, और 3 मार्क के क्वेश्चन को कितना आंसर लिखना चाहिए और स्टैंडर्ड आंसर मैंने इधर दिया है। पहला क्वेश्चन है 22, डिफाइन पावर फैक्टर, स्टेट द कंडीशन अंडर व्हिच इट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। पहला पावर फैक्टर क्या है देखो, पावर फैक्टर के बाद वो कब मैक्सिमम होता है कब मिनिमम होता है वो बताना है। फिर नेक्स्ट, व्हाट इज वायरलेस करंट। A power transmission line needs input power at 2300 volt to step down transformer with its primary windings having a 4000 turns. What should be the number of turns in the secondary windings in order to get the output at 230 volt? 2300 volt से 230 volt लेना है हमें।
और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी दिए, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी निकलना है, इतना होल दिया नहीं। इस एकदम इजी नहीं मिलेगा। पावर फैक्टर निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, cos पाई। cos पाई का देखो, ये तुम लोग याद रखो, ये हमारा एलसीआर सर्किट में ये ट्रायंगल को याद करो। ये ट्रायंगल में क्या है, ये है पाई, और ये है आपका जेड, और इधर है आपका आर, इधर है आपका एक्सी माइनस एक्सएल, और एक्सएल माइनस एक्सी कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से। तो पावर फैक्टर इज cos पाई, इसका cos पाई करो, cos पाई क्या होगा, आर अपॉन जेड, रेशियो ऑफ दिस आर अपॉन जेड। ओके, मैक्सिमम पावर कब होगा, पावर फैक्टर मैक्सिमम आने के लिए क्या होगा, आर इक्वल टू जेड करो। देन आर इक्वल टू जेड कब होगा, व्हेन सर्किट इज अ प्योरली रेजिस्टिव। इम्पीडेंस के लिए आर लिखना है, तो प्योरली रेजिस्टिव होगा तो पावर फैक्टर मैक्सिमम। मिनिमम कब होगा, रेजिस्टेंस इक्वल टू जीरो, आर इक्वल टू जीरो। आर इक्वल टू जीरो किसमें होता है, इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में होता है। इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में पावर फैक्टर मिनिमम, और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर मैक्सिमम। बी क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज वाटलेस करंट, ये सिंपल है। वाटलेस करंट, करंट इन एसी सर्किट इज सेड टू बी वाटलेस। उसको वाटलेस क्या बोलते हैं, वाटलेस क्या बोलते हैं, व्हेन एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन सच ए सर्किट कॉरेस्पॉन्ड्स टू जीरो। एवरेज पावर कंज्यूमशन जीरो होता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटलेस करंट। सच करंट इज आल्सो कॉल्ड एज अ एरे करंट। The phase difference between voltage and current is pi by 2, ये ध्यान में रखो। तो उसमें रेजिस्टेंस ही नहीं होता है, पाई बाई 2 अगर होगा तो, या तो इंडक्टिव सर्किट होगा, नहीं तो कैपेसिटिव सर्किट होगा। न्यूमेरिकल में क्या क्या गिवन दिए देखो, वीपी दिए 2300, एनपी दिए 4000, वीएस दिए 2230, एनएस निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा सिंपल फॉर्मूला, वीएस अपॉन वीपी इक्वल टू एनएस अपॉन एनपी। देन एनपी निकाल सकते हो, हो गया 400 टन्स। ओके, तो तुम लोग याद रखना, अगर ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है ना, इधर देखो 2300 है, इधर 230, एक जीरो इधर से कट गया, तो 230 मिला। तो इधर भी नंबर ऑफ टर्न्स में से भी एक जीरो कट करो, 400, ये 400। क्वेश्चन नंबर 23, 23 का क्वेश्चन क्या है, द शॉर्ट वेव लेंथ लिमिट फॉर द लाइमन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज, शॉर्ट वेवलेंथ दिया है कितना, 913.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट। Calculate the short wavelength limit for a Balmer series of the hydrogen spectrum. और दूसरा दिया क्वेश्चन बी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन orbiting in the first excited state of the hydrogen atom is 3.4 electron volt. Determine the de Broglie wavelength associated with it. पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, लाइमन एंड बाल्मर का दोनों का फॉर्मूला लिखेंगे वेवलेंथ का। लाइमन का फॉर्मूला है 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1/n1² माइनस 1/n2²। लाइमन के लिए n1 इज 1 होता है, और शॉर्ट वेवलेंथ के लिए n2 इज इंफिनिटी होता है। वही बाल्मर के लिए n1 इज इक्वल टू 2 होता है, और शॉर्ट वेवलेंथ के लिए n2 इज इक्वल टू इंफिनिटी होता है। तो इसमें हम लोग लाइमन के लिए फाइंड आउट करो वैल्यू, वैल्यू पुट करने के बाद इधर मिल रहे लैम्डा एल इज इक्वल टू, इधर 1/r मिला, 1/r इक्वल टू ये दिया है ऑलरेडी गिवन, शॉर्ट वेवलेंथ। अभी बाल्मर सीरीज में ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बाल्मर सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा बाल्मर इक्वल टू 4/r। देन 4/r, आर का वैल्यू हम लोग इधर से पता चल गया हमें, क्या होगा आर का वैल्यू,
ये दिए गिवन है। सो 4 इंटू ये वैल्यू पुट करो तो डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा 3653.6 एंगस्ट्रॉम हीट। काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय एन स्क्वायर होता है। एन का वैल्यू 2 होगा। ओके, एन का वैल्यू 2 क्यों होगा इधर बताएगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड पहला ग्राउंड स्टेट होता है, सेकंड लाइन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में क्या होता है फॉर्मूला, सॉरी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ग्राउंड स्टेट में, एन इक्वल टू ये ग्राउंड स्टेट का एन इक्वल टू 1। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एन इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, एन इक्वल टू 2। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, 2 का वैल्यू पुट किया एन की जगह, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई 4। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई किया तो जूल में मिलेगा। तो ये हो गया हमारा एनर्जी। देन डी बार्गली वॉल्यूम फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m into kinetic energy. So m is a mass of electron, h is a Planck's constant. इनका वैल्यू पुट करो तो आपको आंसर मिलेगा 0.67 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 24, two parallel plate capacitor x and y have the same area of plates and the same separation between them. area of plate same है and separation between भी same है, मतलब small d is same. X has a air and between the plates, while Y contains the dielectric of medium of dielectric constant 4। dielectric constant इसका 4 दिया है। चलो ठीक है, तो पहला कैपेसिटी ऑफ पैरेलल कैपेसिटर का फॉर्मूला देखिए। उसके बाद एक में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, दूसरा विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम। विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए फॉर्मूला हमारा है C इक्वल टू सी एक्स ले सकते हैं हम लोग, एप्सिलॉन नॉट सी, और सी एक्स इक्वल क्या लिखेंगे हम लोग, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। और दूसरे के लिए जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, पहले के लिए लिखेंगे सी एक्स के लिए लिख रहे हैं हम लोग एप्सिलॉन नॉट इन ए डिवाइडेड बाई डी। और दूसरा सी वाई के लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं हम लोग के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इसमें के का वैल्यू में पता है, देन सी वाई इज इक्वल टू व्हाट, सी वाई इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी एक्स है। सी वाई इज के टाइम्स ऑफ सी एक्स है। इसके लिए हम लोग ये लिखा है सी वाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सी एक्स। सो ये दोनों सीरीज में तो फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन सी एक्स प्लस 1 अपॉन सी वाई। तो इसमें आप वैल्यू पुट करो, सी वाई का भी वैल्यू लिखो 4 सी एक्स के फॉर्म में, तब आपको सी एक्स मिलेगा इस फॉर्मूला से। ठीक है, तो सी एक्स इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैरड मिलेगा। फिर वही वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे, सी वाई इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सी एक्स, तो इसका वैल्यू 20 माइक्रोफैरड। तो सेकंड है एस्टिमेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी उसमें कितना स्टोर करेगा इन एक्स एंड वाई, इनका रेशियो लेना है, एक्स वाला पहला वाई वाला डिवाइड करना है। ओके, देखो एनर्जी स्टोर्ड यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c। देन इधर c को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी। ओके, सो दैट ux अपॉन uy इज इक्वल टू cy अपॉन cx। तो ये गया इज इक्वल टू 4, 20 by 5 is equal to 4. So that Cx as to Cy is equal to 4 as to 1. Question number 25. A ray of light passing from air through an equilateral glass prism, okay, undergoes minimum deviation when the angle of incident is, angle of incident कितना, 3/4
of the angular prism. Calculate the speed of the light in the prism. पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब एंगुलर प्रिज्म हो गया 60, ये याद रखो। और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है? 60 का 3/4 टाइम्स है। ओके, सो I is equal to 3/4 times of A, so that is I equal to 45. Then at a minimum deviation में एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट होता है, सो दैट उस टाइम में R इक्वल टू A/2 होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R इक्वल टू A/2 होता है, सो दैट 60/2 is equal to 30. Now n refractive index equal to sin I per sin R. Sin 45 divided by sin 30, that is 1 upon under root 2 divided by 1 upon 2 is equal to 2 by under root 2, that is equal to under root 2. तो आपको मिला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो स्पीड ऑफ लाइट इन द प्रिज्म इज इक्वल टू, फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। सो इधर वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट इन prism is equal to velocity of light in medium divided by, velocity of light in air divided by refractive index. 3 into 10 to the power 8 divided by under root 2 is equal to 2.1 into 10 to the power 8 meter per second. Question number 26 है, derive an expression for the force experienced by the current carrying a straight conductor placed in a magnetic field. Under what condition is this force maximum? ये फोर्स कौन सा कंडीशन में मैक्सिमम होता है देखेंगे। उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे। फोर्स एक्सप्रेस्ड बाय द करंट कैरिंग अ स्ट्रेट कंडक्टर, एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो कितना फोर्स एक्सप्रेस करता है। तो याद रखने के लिए आपको सिंपल फॉर्मूला तरीका याद करो कि होता है फोर्स इज इक्वल टू BIL, बिल बिल BIL बिल। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आई मतलब करंट, एल मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो उसके लिए हम लोग ये डायग्राम है, ये डायग्राम में कोई भी एंगल बना के रखा, नहीं तो हम लोग ऐसा पैरेलल जीरो एंगल बना के भी रख सकते हैं, लेकिन एंगल इसलिए बना के रखा है, बाद में उसका जो वैल्यू आएगा, बाद थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग कुछ थीटा एंगल ले लेंगे। सो इसमें हम लोग क्या किया, ये मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड रखा है, उसका लेंथ एल है, कंडक्टिंग रॉड है, उसका लेंथ एल है, एंड मैग्नेटिक फील्ड बी, हियर मैग्नेटिक फील्ड, then this angle is theta and the remaining angle मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बन गए ये थीटा है, और नीचे वाले ये एंगल हो गया पाई माइनस थीटा। सो जब करंट फ्लो होता है इस वायर से और इस कंडक्टर से, दैट करंट I इक्वल टू NEAVD, VD is a direct velocity, N is a number density, number of electron per unit volume. Okay, so per unit length, E and here A, area of cross section of this conductor. So formula है हमारा मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू F इज इक्वल टू QVB sin थीटा, QVB sin थीटा। ये पार्ट जो है हमारा, ये आई मिला हमें, ओके, QVB sin थीटा। Q की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ इधर, QVB sin, F इज इक्वल टू EVDB sin थीटा, because here F is equal to QB sin theta and its direction is perpendicular to the both VD and B, so that total number of free electrons कितना है, total number of free electron is equal to N into V, V is equal to volume, so N into AL, V चेक की जगह A into L ले रहे हैं, so ये वैल्यू इसमें पुट करो, E VDB sin theta into NAL, ओके। ई मतलब इधर क्यू है, V मतलब VD है, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, नंबर डेंसिटी से। नंबर डेंसिटी क्या है इधर, N इंटू AL, तो इधर ये बन गया NEAVD, NEAVD इज इक्वल टू करंट है इधर, NEAVD इज इक्वल टू करंट है, करंट है इंटू BL sin थीटा,
सो फोर्स इज इक्वल टू बी आई एल लिख सकते हैं बिल, और इंडियन लेबर बोर्ड ऐसे भी याद रख सकते हैं, ILB, इंडियन लेबर बोर्ड, साइन थीटा. So now in the vector form, F bar equal to I into L bar cross B bar. कंडीशन फॉर मैक्सिमम फोर्स, तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम फोर्स के लिए आपको साइन थीटा यूज करना पड़ेगा. तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 होगा तो मैक्सिमम फोर्स होगा, साइन थीटा इज 0 होगा तो मिनिमम फोर्स होगा. तो साइन थीटा कितना है इधर, थीटा इज इक्वल टू 90, देन साइन थीटा इज इक्वल टू 1. So that the length of the conductor must be perpendicular to the magnetic field. तब भी हमें मैक्सिमम फोर्स मिलेगा. ओके, सिंपल डेरिवेशन है इसको याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ. ये पहला आप लोग करंट का फॉर्मूला लिखो, उसके बाद आप फोर्स, तो लॉरेंस फोर्स आपको पता है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है. तो क्यू की जगह ई लिखा मैंने सिंपली. और कितना इलेक्ट्रॉन है, एक तो नहीं है उसमें, तो चार्ज कैरियर एक नहीं है, बहुत सारे. इसके लिए हम लोग नंबर डेंसिटी यूज किया, NaL से मल्टीप्लाई किया. फिर ये NaVd मतलब करंट है, और उसकी जगह आई लिखा, IBL साइन थीटा. ओके, क्वेश्चन नंबर 27 एलसीआर सर्किट के ऊपर न्यूमेरिकल है. इन द LCR circuit connected with to the variable frequency 230 वोल्ट सोर्स. सबका वैल्यू दिया देखो, 230 वोल्ट. आर इधर रेजिस्टेंस दिए कितना है 40, और कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 80 माइक्रोफेरेडे, एंड इंडक्टेंस हेनरी L इक्वल टू 5 हेनरी. डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी which drives the circuit in resonance. Second question, either calculate the impedance of the circuit and the amplitude of the current at the resonance. Third question is show that potential drop across LC combination is zero at a resonant frequency. पहले का आंसर है, हमें क्या निकालना है, सोर्स फ्रीक्वेंसी निकालना है. सोर्स फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंट में क्या फॉर्मूला होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी. कभी कभी ओमेगा नॉट भी लिखते हैं हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए. ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी. एल आपके पास है, कैपेसिटेंस का वैल्यू भी आपके पास है, तो इससे ओमेगा मिलेगा. जब ओमेगा मिलेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है. 2 पाई एफ से मतलब एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई. इधर से आपको इसका आंसर मिलेगा, दैट इज 8 हर्ट्ज. एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जेड इक्वल टू आर होता है, तो इधर हम लोग इम्पीडेंस की जगह क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग आर का वैल्यू यूज कर रहे हैं. उस टाइम में करंट मैक्सिमम होता है. देन मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू 230, ये वी नॉट है, वी नॉट. आई मैक्स इक्वल टू वी मैक्स है, ठीक है. सो कितना है, 230 अंडर रूट 2 डिवाइड बाय जेड इक्वल टू आर है, दैट इज इक्वल टू 40. सो 8.1 एम्पियर. सी का क्वेश्चन क्या है देखो, शो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप across LC combination is zero at resonating frequency. So उसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, VC इक्वल टू आई मैक्स इंटू XC एंड VL इक्वल टू आई मैक्स इंटू XL. सो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, VC माइनस VL करेंगे, तो आंसर 0 है. VC माइनस VL करेंगे, इनका आंसर 0 है, क्योंकि दोनों सेम आंसर है ना. अब 0 आता है, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप across LC combination is 0. Question number 28 nuclear chapter का है. Draw the graph showing the variation of binding energy per nucleon for a mass number for a larger number of nuclei between atomic mass number between 2 to 240. Give the silent features of the curve
and what are the main inferences from the graph. पहले ग्राफ बना दो. ये टेक्स्ट बुक में ऐसे ही एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक में ऐसे ग्राफ है, वैसे ही ग्राफ बना दो. ये सिंपल है. ये बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं. आप डायरेक्ट ऐसा बना सकते हैं. इधर से ऐसे जाओ, ये 1, ये 2, ये 3, इधर से ऐसा खींचो. ओके, ये हाईएस्ट वाला जो पॉइंट है वो आपका AP56 है. हाईएस्ट वाला पॉइंट क्या है? AP56. ये मोर स्टेबल एलिमेंट है, सबसे स्टेबल एलिमेंट है. ओके, ये ऐसा ग्राफ बना दो. इधर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेना है, इन MeV, इधर मास नंबर लेना है. So binding energy per nucleon as a average energy per nucleon needed to separate the nucleus into its individual nucleons. So that binding energy per nucleon is equal to EBN equal to EB upon A. A is the atomic mass number. Binding energy per nucleon determines the stability of nucleus. Binding energy per nucleon से हमें क्या मिलता है? न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी मिलता है. कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है, वो इस कर्व से पता चलता है. If binding energy per nucleon of the nucleus is less, then the nucleus is less stable, whereas the nucleus is more stable if the binding energy per nucleon is higher. Following are the main features of the curve. क्या क्या features है curve का देखो. Number 1, binding energy per nucleon is practically constant for the कौन सा न्यूक्लियर के लिए कांस्टेंट है? और न्यूक्लियर ऑफ मिडल मास नंबर बिटवीन 30 to 170, इनका प्रैक्टिकली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर कांस्टेंट होता है. द कर्व हैज अ मैक्सिमम of about 8.79 MeV for AP56, which is more stable. The binding energy per nucleon is low for both the light nuclei less than 30 atomic mass number and more than 170 atomic mass number. Either binding energy per nucleon low. कंक्लूजन क्या है? इन्फेरेंसेस क्या है इसका? एक बाइंडिंग एनर्जी कर्व का ये 5 पॉइंट 6 पॉइंट इधर मैंने बनाया, ये ध्यान रखो. नंबर 1, force is attractive sufficiently strong to produce a binding energy of a few MeV per nucleon. Second है binding energy per nucleon for a light nuclei H11, H12, H13 has a small value. If the binding energy per nucleon is low, then the nuclei is less stable. For the mass number ranging from 2 to 30, there are sharp peaks corresponding to nuclei having the mass number in multiple of 4. ये multiple of 4 नहीं देखो, ये सारे कौन सा? ये He4 है, ये 12 है कार्बन, ये ऑक्सीजन 16 है, सल्फर 32 है. ये मल्टीप्लाई बाय 4 का जो पीक्स है इधर कहीं मिल रही है, ये न्यूक्लियर देखो. These peaks indicate that these nuclei are more stable than the neighboring nuclei. If they for mass numbers ranging from 30 to 170, binding energy per nuclear curve has a broad maximum. The peak value is 8.79 MeV for AP56. Elements belonging to this range are highly stable and non-reactive. 6 number there. After A is equal to 170, binding energy per nucleon decreases rapidly once the person between the protons start dominating the nuclear force. The same nuclear less stable. ये इतना एक्सप्लेनेशन आपको देना है टेबल में. इसको और मैं क्वेश्चन दें. What characteristics property of the nuclear force explain the consistency of binding energy per nucleon in the range of mass number A line between 30 to 170? ये प्रैक्टिकली कांस्टेंट वाला हम लोगों ने binding energy per nucleon. इसमें ये हो जाए कौन सा characteristics है क्वेश्चन. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है. second question is write one example each for the nuclear fusion nuclear fission and which reaction is रिलीज मोर एनर्जी. न्यूक्लियर फ्यूजन ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है या न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है? पहला क्वेश्चन का आंसर है कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स. ये सैचुरेशन एंड शॉर्टेज नेचर ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स, ये मीडियम न्यूक्लियर के. फिर एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन. यूरेनियम को न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया, Fe56 और Kr36 + 3 न्यूट्रॉन मिलेगा.
ये है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में H12 plus H13 that is H2 4 plus one neutron plus energy. Here nuclear fusion releases more energy than nuclear fission. ध्यान में रखो, फ्यूजन मतलब जिनका मास नंबर लेस देन 30, फ्यूजन का ज्यादा एनर्जी होगा फिशन रिएक्शन से। सो ये न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन मोस्टली स्टार फॉर्मेशन और सन में जो रिएक्शन होता है उधर है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन उधर होता है मोस्टली। और ये लैबोरेटरी में करना बहुत मुश्किल है क्योंकि एनर्जी इतना कंट्रोल नहीं कर। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन डी। इस तरीके से क्वेश्चन दो पैराग्राफ देंगे, पैराग्राफ अच्छे से पढ़ के पैराग्राफ का नीचे क्वेश्चन का देना है। और इस बार दो दोनों में से एक क्वेश्चन का सारे सब क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव है और एक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सो मैं अभी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ये पैराग्राफ पढ़ने के लिए। ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। ये सेमीकंडक्टर का रिलेटेड पैराग्राफ है। कंडक्शन एंड बैलेंस बैंड मेटल इंसुलेटर सेमीकंडक्टर और एनर्जी बैंड क्या है इसके बारे में और कंडक्टिविटी के बारे में ये पैराग्राफ है। तो आप लोग एक पैराग्राफ से लेना चलते हैं। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है semiconductor has a small energy gap. If the temperature is increased, what happens to its conductivity? सेमीकंडक्टर का कंडक्टर से उल्टा याद रखना। जब हम लोग उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं उस टाइम में कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में increases conductivity increases because more electrons jump to the conduction band. मतलब आंसर होगा D। इसका आंसर है D। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। Two materials have the same number of valence electrons. One conducts easily at the room temperature, other does not. Which property explain the difference? ये कौन सा प्रॉपर्टी ये डिफरेंस एक्सप्लेन करता है? ये कंडक्ट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, तो कंडक्ट है, एक कंडक्ट नहीं करता है। तो सिंपल इसका आंसर है वी ऑफ एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस साइन कंडक्शन बैंड, इसी की वजह से। सो ये है इसका आंसर ई। नहीं आंसर अगर आप मेरे से पहले देख रहे हैं तो वो भी एक प्लस पॉइंट है, हम लोग में एक्सेस करने के पहले ये कर सकते हैं, तो का पार्ट दोबारा रीचेक करने की जरूरत नहीं। Third question is in metal conductor occurs conduction occurs U1 without external energy. Which band structure is responsible? Question क्या है? In metals conduction occurs U1 without external energy. Which band structure features is responsible?
इसका आंसर है, तो ये कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैपिंग होता है, इसके लिए इजीली कंडक्टिविटी मिलता है। तो ये है ओवरलैपिंग वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? क्या इन दोनों का क्या रिलेशन है? दोनों इक्वल इक्वल होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम ले लो, सिलिकॉन ले लो, तो इक्वल नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्वेश्चन 30, ये जो क्वेश्चन है न्यूक्लियस चैप्टर से, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन इज द न्यूक्लियर रिएक्शन विच इज इंड्यूस्ड बाय द न्यूट्रॉन। ये आप लोग पढ़ेंगे, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो कई क्वेश्चन ध्यान रखना इस पैराग्राफ पर रिलेटेड होते हैं, और कई क्वेश्चन का आंसर इस पैराग्राफ में मिल सकता है, इसके लिए आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है इसको। Which type of nuclear reaction takes place at a sun's surface? तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था, सन सरफेस में कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, फ्यूजन के फिशन, बताया था मैंने पहले। हाँ, उधर का कौन सा होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। Which type of nuclear reaction takes place in क्रैकर्स? क्रैकर्स में न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है। डिटरमाइन फ्रॉम द गिवन डेटा whether the following reaction is exothermic or endothermic। तो ये गिवन डेटा से देखो, ये H1 दिए इधर, और इधर H12 दिए, H11 दिए, और H13 दिया। तो इधर H11 प्लस H13 इज इक्वल टू क्या है, H12 प्लस H12 है। तो ये सारे वैल्यू पुट करो, पुट करने के बाद इधर जो प्लस एनर्जी निकालो, प्लस सपोज क्यू है, तो ये दोनों उधर माइनस करो इस साइड में लेके, तो क्यू का वैल्यू आपको मिलेगा। तो क्यू का वैल्यू माइनस आया, मतलब ये इंडोथर्मिक रिएक्शन, प्लस आया तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी सेक्शन ई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। सेक्शन ई में स्कोरिंग करने के लिए बहुत अच्छा है, जिनका थ्योरी पार्ट बहुत अच्छा रहेगा उस सेक्शन ई से ये फुल मार्क्स लेके आ सकता है। तो इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को ऑप्शन है, तो तीनों क्वेश्चन में ऑप्शन है, और डेरिवेशन का टाइप का क्वेश्चन मोस्टली इसी सेक्शन में पूछा जाता है। तो इसमें ये पहला क्वेश्चन है 31 नंबर, सेक्शन ई का। 4 पॉइंट चार्जेस क्यू, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू, and q, small q is placed at the corners of the square of the side A as shown in figure, ये figure देख लो। Find the resultant electric force on the charge q। ये देखो, इधर एक कॉर्नर पे रखा है, ये दोनों कॉर्नर अपोजिट कॉर्नर में क्या है, कैपिटल क्यू, ये दोनों अपोजिट कॉर्नर में स्मॉल क्यू है, और इसका ये इज अ लेंथ ऑफ द स्क्वायर। इसके लिए पहले हम लोग फोर्स देखेंगे, ये डायग्राम बनाए, डायग्राम देख लो। इधर से हम एक कैपिटल क्यू में कितना फोर्स है निकालने के लिए, ये एक क्यू, और इधर एक क्यू है, इधर एक क्यू है, तीनों, दो छोटे क्यू है, एक बड़ा क्यू है। इधर देखो क्वेश्चन में दो बड़ा क्यू है, एक छोटा क्यू है, और इन दोनों के वजह से इस क्यू में कितना फोर्स लगता है ये देखा, निकालना है इधर। क्या होगा, पहला फोर्स बता दो। F1 कैपिटल क्यू से ले लो, F1 इज इक्वल टू AC along AC, ये वाला फोर्स क्या होगा, 1/4 क्यू स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, मतलब एक क्यू स्क्वायर, ये Q1 है, Q2 है, सब एक क्यू स्क्वायर होगा। तो इसका डिस्टेंस है ये √2, पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, ये भी ये और ये भी ये पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। तो ये मतलब 1/4 क्यू स्क्वायर अपॉन 2a² along AC। दूसरा फोर्स देखो F2, F2 एट बी, देखो बी से इधर देखो, स्मॉल क्यू है, कैपिटल क्यू है, 1/4 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर अलॉन्ग बी सी। थर्ड फोर्स है F3, 1/4 क्यू, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर होगा अलॉन्ग बी सी। देन रिजल्टेंट ऑफ दीज टू,
कौन सा रिजल्टेंट ऑफ दीज टू? F2 एंड F3, F2 एंड F3 का रिजल्टेंट निकालना है, इन दोनों के बीच में इधर रहेगा वो F23, तो F1 प्लस, सॉरी, F23 क्या मिलेगा हमें? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q, कैपिटल Q अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई एस, इन दोनों का। ओके, इसको वेक्टर एडिशन से आपको ऐड करके लेना है। देन नेट फोर्स ऑन Q इज इक्वल टू F1 तो पहले वाला था, प्लस इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट आया था, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट ये होगा। ठीक है, ये रिजल्टेंट के लिए आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है पता है? क्या फॉर्मूला यूज करना है? वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला क्या होगा? वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला F1 F23 is equal to under root F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2, ये फॉर्मूला यूज करने के बाद ये इक्वेशन मिलेगा आपको। ठीक है, तो बाद में फाइनल इक्वेशन ये होगा। सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसका बी से बी पार्ट है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इन द कॉम्बिनेशन गिवन बिलो, ईच कैपेसिटेंस इज ऑफ 2 माइक्रोफैराड। ये ध्यान रखना, पहले इतना पार्ट को देखो, इतना पार्ट में, सर इधर तक का, इतना पार्ट में देखो, इधर जस्ट वायर है, कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है, इधर भी वायर, सॉरी कैपेसिटेंस नहीं है, इधर भी वायर में कैपेसिटेंस नहीं है। तो ये तीनों अभी इधर सीरीज दिख रहे हो, सीरीज नहीं है, ये तीनों पैरेलल है। ये तीनों को पैरेलल ले लो पहले, बाद में ये दोनों उनके साथ सीरीज में कनेक्ट करो, तो ये डायग्राम ऐसा बनेगा आपका। ओके, तो कैपेसिटेंस इन पैरेलल होगा तो डायरेक्ट ऐड होता है ना, सीरीज में है तो 1 अपॉन लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया, ये 2 + 2 + 2 ये 6 हो गया, और इधर 1/6 आएगा, इधर होगा 1/2, इधर 1/2 होगा, तो फाइनल क्या होगा? 1/2 + 1/6 + 1/2, देन दैट इज इक्वल टू C equivalent equal to 6/7 माइक्रोफैराड। इसका और क्वेश्चन नंबर 31 का और क्वेश्चन क्या है देखो। A spherical conducting cell of inner radius R1 and outer radius R2 has a charge Q, कैपिटल, इधर दिया देखो डायग्राम में, इनर R1 है, आउटर R2 है, चार्ज Q, और चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल, सेंटर ऑफ द सेल में स्मॉल चार्ज प्लेस किया। व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर surface of the cell? Write the expression for the electric field at point x is greater than R2, R2 से ज्यादा बाहर कोई तो एक डिस्टेंस है, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल। और सेकंड क्वेश्चन जो है, ये सेकंड क्वेश्चन इसका B, a charged capacitor having a charge of -2 into 10 to the power -6 coulomb is placed close to the non-conducting plate having a surface charge density as a 4 into 10 to the power -6 coulomb per meter square. What will be the force of attraction between them? Third question है, an electron experience a force 1.6 into 10 to the power -18 Newton I cap in an electric field E. Find the electric field E. So पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। ये पहला क्वेश्चन में ये जो गिवन दिया, मैं आपको बताया दे देता, स्मॉल क्यू सेंटर पे R1 डिस्टेंस है, ये R2 डिस्टेंस पे कैपिटल क्यू हो जाएगा। तो टोटल इधर चार्ज क्या होगा? सबसे बाहर तो स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू होगा, अंदर के साइड में इसका क्यू क्या होगा? इधर स्मॉल क्यू होगा। देन सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस में, अंदर के सरफेस में ये क्यू है, तो इधर -q चार्ज इंड्यूस होता है, तो इधर दिया है, हाँ हाँ, ये इसका वैल्यू क्यू अपॉन एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया होता है, एरिया मतलब 4πr1²। तो आउटर सरफेस में टोटल चार्ज क्या है? अंदर के ये वाला क्यू है, ये वाला क्यू, दो क्यू होगा, तो इसमें क्या होगा? क्यू प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 4πr2², ये आउटर सरफेस चार्ज डेंसिटी। देन इसका सेकंड पार्ट जो था,
Write the expression for electric field at a distance at a point x greater than R2 मतलब outside the outer cell है. तो इसके लिए इसका फॉर्मूला होगा whole charge acts at the center, so the electric field at distance x is greater than R2, so E is equal to 1/4 pi epsilon naught q plus small q divided by x. ओके, बी वाला क्वेश्चन क्या है देखो. सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पार्टिकल हैविंग अ चार्ज देख कूलम इतना तो -20 × 10⁻⁶ कूलम है, is placed close to the non-conducting plate having the surface charge density, the sigma भी दी है. What will be the force of attraction between them? उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालने के लिए पहला ई कितना है निकालना पड़ेगा. ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट. क्यों लिखा है इधर है, नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, प्लेट के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं प्लेन सीट के लिए, ठीक है ना. तो इसके लिए ये ई का वैल्यू हमें मिला, ये फॉर्मूला याद रख करना है आपको. ई इक्वल टू सिग्मा पॉइंट टू एप्सिलॉन नॉट. नाउ द फोर्स बिटवीन द चार्ज प्लेट एंड द चार्ज q is charge q is F equal to E into q. तो E into q, E का वैल्यू आपको पता है सिग्मा पॉइंट टू एप्सिलॉन नॉट. वैल्यू पुट करो, सिग्मा पता है, q पता है दिया वैल्यू, एंड एप्सिलॉन नॉट पता है, दैट इज 8.8 × 10⁻12. ये क्वेश्चन पेपर में सबसे ऊपर रहता है. इसका आंसर है -0.45 न्यूटन. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द फोर्स बिटवीन देम इज अट्रैक्टिव. ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहे हैं इन दोनों के बीच वाला फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है. क्वेश्चन इसका सी पार्ट क्या है देखो. एन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन एक्सपेरियंस फोर्स, ये अपनी है हमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें. ओके, सो फॉर्मूला क्या होगा. E इज इक्वल, इधर तो लिखा था ना एफ इज इक्वल टू ई क्यू, ई के जगह सॉरी, हाँ क्यू, हाँ ई क्यू. तो ये स्मॉल क्यू मतलब इधर इलेक्ट्रॉन माइनस ई, इधर लेके देखिए इधर इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए स्मॉल क्यू इज इक्वल टू माइनस ई. then 6.6 into 10 to the power minus 16 divided by minus 6 sorry 1.6 into 10 to the power minus 16 divided by minus 1.6 into 10 to the power minus 19 is equal to -1 into 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम आइक्यम. ये होगा इसका आंसर. तीनों क्वेश्चन बहुत सिंपल है. पहला जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते ध्यान रखना है कि पहला फॉर्मूला लिखो और पहले गिवन लिखो और फॉर्मूला कौन सा अप्लीकेबल है वो देखो. इतना अगर समझ लिया तो क्वेश्चन समझ में आता है. कभी कभी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता क्या करना है, तो इसके लिए उसका रिलेटेड फॉर्मूला याद रखना है. सपोज इधर सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है और क्यू दिया है और डायरेक्ट आपको फोर्स निकालने को बोला. फोर्स निकालने के लिए पहले फोर्स का रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये ऐसा फॉर्मूला आपको याद करना है. क्वेश्चन नंबर 32 का ये पार्ट देखो. Two cells of EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 are connected in series. Derive an expression for EMF and internal resistance of a single equivalent cell. तो ये है डेरिवेशन ऑफ नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज वाला. देन उसका सेकंड पार्ट दिया है. इन अ मीटर इज शोन इन द फिगर, वो हम लोग देख लेंगे. पहला हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो इसके बारे में दो सेल मैंने इधर कनेक्ट किया सीरीज में, ए बी, इन बिटवीन ए बी वन सेल, इन बिटवीन बी सी अदर सेल. सो इन दोनों ऐड करने के बाद इक्विवेलेंट सेल बनेगा ए टू सी. उसका ईएमएफ ई इक्विवेलेंट, उसका रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट. कोई कोई इधर रेजिस्टेंस इधर बाहर दिखाते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, जरूरत नहीं डायरेक्ट इधर लिख दो आर टू. इधर है आर वन इंटरनल रेजिस्टेंस फर्स्ट सेल, ई वन ईएमएफ फर्स्ट सेल, E2 in EMF of second cell, and
R2 is the internal resistance of second cell. Okay. Now potential between A and B and B and C. Then total potential क्या होगा इधर total potential दोनों का तो होगा potential between A B plus potential between B C. So VAB equal to VA minus VB. तो ये क्या हो जाएगा इसमें VAB के लिए पहले ए बी का ले लेंगे बाद में बी सी करेंगे VAB इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लेगा E1 माइनस IR1. सेकेंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन BC का VBC इक्वल टू E2 माइनस IR2. देन VAC इक्वल टू VAB प्लस VBC. सो VAB का ये वैल्यू पुट करो VBC का ये वैल्यू पुट करो E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2. सो E1 प्लस E2 अलग ले लो माइनस करके I कॉमन लिया अंदर ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2. ये हो गया दोनों अलग अलग जब थे उसको ऐड किया दोनों कंबाइन में होगा तो क्या होगा तब उसका इक्विवेलेंट EMF E equivalent and total equivalent resistance is a R equivalent. So इसके लिए V इज इक्वल क्या फॉर्मूला मिलेगा VAC. VAC इज इक्वल टू VAC क्या होगा इधर VAC इक्वल टू वही R E equivalent माइनस I इंटू R equivalent. ये वैल्यू आप VAC में पुट करो इधर VAC की जगह इस इक्वेशन में तब क्या बनेगा इक्वेशन E equivalent minus I R equivalent is equal to E1 plus E2 minus I within bracket R1 plus R2. Then E equivalent के जगह क्या है ये E1 plus E2 and R equivalent की जगह क्या आएगा R equivalent की जगह R1 plus R2. इन जनरल अगर हम लोग n सेल कनेक्ट करते हैं तो प्लस n होगा इधर En इधर प्लस Rn होगा. Okay. If the negative terminal of first cell is connecting to negative terminal of second cell अगर ऐसा होगा तब मतलब ऐसा अगर कनेक्शन करते हैं आप लोग तब इधर क्या होगा E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 माइनस E2 आएगा और रेजिस्टेंस में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आप उल्टा कनेक्ट करो सीधा कनेक्ट करो रेजिस्टेंस ऑलवेज एडिंग. ओके इधर दिया है वो दोनों फॉर्मूला. ओके नाउ इसका ये सेकंड क्वेश्चन है बी a meter is shown in the figure इधर नहीं है a balance point is found at 40 centimeter from end A if the resistance 10 is connected in the series with R then balance point is obtained at a 60 from A. So पहला हम लोग ये डायग्राम में इधर बना के दिखाता हूँ ये डायग्राम ऐसा होगा इधर बैटरी और इधर की और इधर ये इधर कनेक्ट. पहला हम लोगों ने इधर एक रेजिस्टेंस R कनेक्ट किया है डायग्राम इस क्वेश्चन के हिसाब से देखो पहला इधर रेजिस्टेंस R है और इधर रेजिस्टेंस S है और इधर गैलोमीटर है आपका इधर डायग्राम नहीं हो गया प्रिंटिंग में नहीं है इधर G है तो इसको अगर R अपॉन S इक्वल टू इधर पहले बैलेंसिंग पॉइंट 40 दिया है R अपॉन S इक्वल टू 40 अपॉन 60 ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला. तो सेकेंड इसको एक रेजिस्टेंस 10 कैसा कनेक्ट किया सीरीज में कनेक्ट किया if the resistance of 10 is connected in series with R को सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट किया तो इधर सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया 10 तो ये 10 अगर सीरीज में कनेक्ट किया सीरीज है ये दोनों ऐसे सीरीज में कनेक्ट किया तो उसका फॉर्मूला यूज करेंगे R+10 सीरीज में तो डायरेक्ट ऐड करते हैं ना डिवाइड बाई S. उस टाइम में बैलेंसिंग लेंथ मिल रही 60 देन वैल्यू ऑफ R एंड S फाइंड आउट करना है एकदम सिंपल है
पहला कोई भी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट नहीं किया था, तब हमें R अपन इज इक्वल टू 40 और L1 माइनस 100 माइनस L इज 60, तो ये फॉर्मूला था। सेकंड R प्लस 10 सीरीज कनेक्ट करने के बाद फिर डिवाइड बाय इज इक्वल टू 60/40। तो इससे हमें क्या मिला, आर का वैल्यू, इधर आर का वैल्यू क्या आएगा, 4s/6 था, 2s/3 था, 2s/3, ये आर का वैल्यू है। आर का वैल्यू इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, नहीं तो डायरेक्ट इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लेगा, 2r+20 इज इक्वल टू 3s। फिर आर का वैल्यू पुट करो, पुट करने के बाद आपको एस का वैल्यू मिलेगा। जब एस का वैल्यू मिलेगा तो इस वैल्यू में पुट करने के बाद आपको आर का वैल्यू मिलेगा 8। ओके, और ये 32 क्वेश्चन को और क्वेश्चन है, यूजिंग कंसेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर derive an expression for conductivity of wire in terms of number density and relaxation time। ये डेरिवेशन डायरेक्ट आपकी बुक में नहीं है, ये थोड़ा सा हेयर वाला थिंकिंग क्वेश्चन बना के दिया आपको। Hence obtain the relation between current density and applied electric field। ये क्वेश्चन पहले हम सॉल्व करेंगे, बाद में बी एंड सी देखेंगे। तो पहले क्या कहें, यूजिंग कंसेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ द वायर इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी बोला है। तो इसके लिए हम लोग पहले फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्सलरेशन इज इक्वल टू -e/m होता है। ओके, ये कैसा आया, ये फॉर्मूला के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। फिर हमें एफ इज इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू स्मॉल ई होता है, स्मॉल ई मतलब इधर इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं मैं, चार्ज मतलब ये वाला। इससे आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन का माइनस ई है, इससे आपको ए इज इक्वल टू -e/m मिलेगा। देन द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाय, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन याद करना पड़ेगा आपको। फिर इज इक्वल टू -e/m बाय टाउ से m e/m अपॉन e/m into tau। Tau is the time relaxation time. If n is the number of free electrons per unit volume, then current और depth velocity का रिलेशन भी याद करना पड़ेगा। I is equal to NA VD, I is equal to NEA VD। तो ये VD का वैल्यू इसमें पुट करो, तो क्या होगा, I is equal to NE² A into capital E divided by M into tau। But current density J is equal to I/A होता है। I को ए से डिवाइड करो, मतलब इधर का ये इधर लेके जाओ, इसको डिवाइड करो, तब इक्वेशन क्या बना, N² कैपिटल E डिवाइड बाई M इंटू टाउ। ये हो गया करंट डेंसिटी। सो नाउ व्हाट इज द कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग, द टर्म Ne² अपॉन M इंटू टाउ, दिस इज अ, ये जो टर्म है, ये टर्म है कंडक्टिविटी, बिकॉज J इज इक्वल टू, बिकॉज J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई होता है, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई होता है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला मिल गया हमें कंडक्टिविटी का। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, यूजिंग किरचॉफ्स रूल कैलकुलेट द करंट इन द आर्म एसी। कहा, इधर आर्म एसी देखो, ये आर्म एसी ऑफ अ गिवन सर्किट। तो मैंने फर्स्ट पेपर में किरचॉफ्स लॉ का एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें और साइन कन्वेंशन बताया था वो। अब करंट का डायरेक्शन में ले रहे हैं तो आई इंटू आर जो लिखते हैं वो माइनस लेना है, करंट का अपोजिट जा रहे हैं और उस टाइम में आई इंटू आर क्या लिखेंगे, आपको प्लस लेना है। और इसमें सेल के लिए भी मैंने बताया था, सेल का बड़ा लाइन से छोटे लाइन, हाई पोटेंशियल का लो पोटेंशियल, तो लास्ट वाला कौन सा है, साइन माइनस है, तब माइनस लेना है। और अगर आप लोग इधर छोटा लाइन से बड़ी लाइन, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जा रहे हैं, लास्ट वाला सिग्नेचर क्या है, वो लेना है ई। सपोज ई इधर, अब ए टू बी जा रहे हैं,
ई आपका होगा माइनस, बी टू सी जा रहा है, ई होगा आपका प्लस। ये फॉर्मूला इधर यूज करना है आपको, ठीक है। इस डायग्राम के हिसाब से पहला लूप बता दो, ई एफ सी ए एफ, देखो ई एफ सी ए एफ। तो अभी इधर करंट का डायरेक्शन, करंट कितना I1 है इधर, ये करंट कितना I1 है, तो क्या हो जाएगा 30 I1 माइनस होगा प्लस होगा, माइनस होगा क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। प्लस प्लस हम लोग इधर ये छोटा लाइन से बड़ा लाइन, इधर माइनस है प्लस, फाइनल वाला लेते हैं प्लस, प्लस 40 लिख दिया, +40। फिर करंट का अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं हम लोग, नहीं करंट इधर ही जा रहा है, करंट का सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तब क्या होगा, ये I1 प्लस I2 इंटू 40, ये होगा माइनस, इज इक्वल टू 0। -40 I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करो, -7 I1 -4 I2 इज इक्वल टू -4। सिंप्लीफाई करने के बाद ये मिलेगा, फिर 7 I1 प्लस 4 I2 इज इक्वल टू 4। दूसरा मेष लेना, दूसरा लूप ए सी डी बी ए, देखो ए सी डी बी का है, ए सी डी बी ए, नीचे वाला ये वाला लूप लेना है। ए सी तो करंट का अपोजिट जा रहे हैं, 40 इंटू विद इन ब्रैकेट I1 प्लस I2, ये भी ये माइनस होगा क्योंकि हम लोग ए टू सी जा रहे हैं, -40, ये देखो लिखा है इधर 40 I1 माइनस, सॉरी I1 प्लस I2 -40। इधर हम लोग करंट का अपोजिट जा रहे हैं, करंट का अपोजिट जा रहे हैं तो प्लस लेना है, प्लस इधर कौन सा करंट I2 इंटू 20। फिर इधर क्या होगा, -80 इज इक्वल टू 0। देखो ये क्या लिखा है, +20 I2 -80 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो, 40 I1 plus 60 I2 minus 120 is equal to 0. 2 I1 plus 3 I2 is equal to 6. So that solving this equation, कौन सा 1 and 2 इक्वेशन सॉल्व करो, I1 का वैल्यू ये मिलेगा, I2 का वैल्यू ये मिलेगा। देन करंट थ्रू आर AC लेना है, AC में कौन कौन है, I1 प्लस I2 है। इधर देखो, इधर AC में I1 प्लस I2 है, तो I1 प्लस I2 मतलब दोनों को ऐड करो, तो आपको ये आंसर मिलेगा 22/13 एम्पियर। सी क्या है देखो, क्वेश्चन, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द मीटर ब्रिज वर्क, व्हाई आर द मेटल स्ट्रिप्स यूज्ड इन द ब्रिज। सो कौन सा प्रिंसिपल पे मीटर ब्रिज काम करता है, मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द विटस्टन ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन, ये उसका प्रिंसिपल है, विटस्टन ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन। ये आपको प्रैक्टिकल में वाइवा क्वेश्चन भी पूछा होगा। और मेटल स्ट्रिप क्यों यूज किया है, metal strips will have a less resistance to maintain the continuity without adding to the resistance of the circuit, इसके लिए यूज किया है। ओके, अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। What are coherent sources of light? State two condition for two light source to be coherent. सो दो लाइट कोहेरेंट सोर्स का कंडीशन क्या होगा वो भी बताना है, और कोहेरेंट सोर्स मतलब क्या है वो भी बताना है, ठीक है। तो उसका आंसर है, कोहेरेंट सोर्सेस आर दोज which have exactly the same frequency and are in the same phase or have a zero और constant phase difference। हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, तुम्हारे क्वेश्चन में what are the condition for study interference pattern, उधर two sources of light must be coherent लिखा था। coherent source means two sources of light are coherent sources, said to be coherent sources so that their phase difference is zero और constant होना चाहिए और same frequency, okay, exactly same frequency। and condition coherent source का condition क्या होता है, एक है monochromatic, the sources should be monochromatic and originating from common single source। दो सोर्स से कोहेरेंट सोर्स नहीं बनता है, एक ही सोर्स से बना सकते हैं हम। फिर एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स शुड बी इक्वल, उनका एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए।
बी, बी पार्ट न्यूमेरिकल देखो, सिंपल न्यूमेरिकल है। टू स्लिट्स 0.1 mm apart, मतलब स्मॉल डी इज गिवन, are arranged 1.2 meter from the screen, capital D is given. Light of wavelength is given 600 nanometer from the distant source in each incident of the slit. How far apart will the adjacent bright interference fringes be on the screen? Find the angular width in degree of the first bright fringe. इसको देखते, पहले क्या क्या दिया, स्मॉल डी डी दिए, उसको कन्वर्ट करो मीटर में, कैपिटल डी ऑलरेडी मीटर में, वेवलेंथ नैनोमीटर में, उसको कन्वर्ट करो मीटर में, तो बीटा का वैल्यू पुट करो, लैम्डा डी बाई डी मिलेगा, तो बीटा का वैल्यू 7.2 mm। तो उसके बाद हमको एंगुलर विड्थ निकालना है, एंगुलर विड्थ इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, सो दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। इससे आपको क्या मिलेगा, ये रेडियन में मिला, डिग्री में निकालने के लिए क्या किया, 180 डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है, तब आपको डिग्री में मिलेगा। आंसर है थीटा इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.34 डिग्री। क्वेश्चन नंबर सी क्या दिया, देखो इसी क्वेश्चन का सी पार्ट क्या है। इफ एस इज द साइज ऑफ द source and b is its distance from the plane of the two slits, what should be the criteria for the interference fringe to be seen? देखो सोर्स साइज दिया, साइज ऑफ सोर्स है, और ये बीटा इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन ऑफ द टू स्लिट्स से ये डिस्टेंस बी है, तब क्या कंडीशन होगा इंटरफेरेंस पैटर्न मिलने के लिए। तो ये शायद आपके टेक्स्ट बुक में होगा, देख लेना, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है ये। ओके, तो कंडीशन फॉर द इंटरफेरेंस fringes to be seen is s upon b is less than lambda by small d, distance between two slits, where s is the size of the source and b is the distance of this source from the plane of the slit। 33 का और का क्वेश्चन देखो, derive the lens formula for the thin concave lens using necessary ray diagram। बहुत टाइम बच्चे लेंस फॉर्मूला पढ़ के आते हैं, वो कॉन्वेक्स का पढ़ के आते हैं, लेकिन एग्जाम में तो कॉन्क्यू का पूछा है, वो तो पता ही नहीं रहता है। तो मैं मेरे ये जो इस बुक में ना कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला, कॉन्वेक्स लेंस यूज करके कॉन्क्यू लेंस यूज करके लेंस फॉर्मूला बनाया, और अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट का भी साइज अलग अलग लेके भी मैं डिराइव किया है लेंस फॉर्मूला। और दूसरी बात, मिरर फॉर्मूला भी कॉन्वेक्स और कॉन्क्यू दोनों यूज करके मैंने बनाया। एग्जाम में कुछ भी पूछा तो आप लोग उसका आंसर लिख सकते हैं। ये मेरा 10 पेपर का बुक अगर अच्छे से पढ़ लिया। चलो थिन लेंस फॉर्मूला फॉर कॉन्क्यू लेंस के लिए हम लोग कर दें, तो उसका मैंने एक अच्छे से एक ट्रिक बताऊंगा कैसे याद रखना है। तो पहला रे डायग्राम देखो, ए बी इज ऑब्जेक्ट, दो रेज आ रहे हैं, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एट एन, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रहे हैं, पैरेलल रे ऐसे ऊपर चले जा रहे हैं, तो उसका जो बैक साइड एक्सटेंड किया तो फोकस पे आएगा पॉइंट, ये फोकल लेंथ हो गया। और ये जो रे जा रहे हैं ए टू ओ, ये रे और बैक एक्सटेंडेड पार्ट जो एन से रिफ्लेक्टेड जो रे है, रिफ्रैक्टेड रे, इनका दोनों दो जिधर मीट करता है उधर हमें इमेज मिलेगा, स्मॉल साइज है, इरेक्ट है। बी डैश ओ इज इमेज डिस्टेंस वी, बी ओ इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एफ ओ इज फोकल लेंथ। ये सब लेफ्ट साइड में ध्यान रखना। तो u इज माइनस, v इज माइनस, f इज माइनस, ठीक है। सो अभी कहीं अच्छे से ट्रिक बता रहा हूँ, उससे याद कैसे रखना है इसका देखो। पहले हम लोग ये ट्रायंगल लेंगे ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ आर सिमिलर, देन ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू
ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू बी पी अपॉन बी डैश, सॉरी, बी ओ अपॉन बी डैश ओ, ये होगा इक्वेशन। सिमिलरली दूसरा ट्रायंगल देखो, एन ओ एफ, एन ओ एफ एंड ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ये बड़ा ट्रायंगल एन ओ एफ, फिर दूसरा ट्रायंगल इधर ए डैश बी डैश एफ, फिर वैसे ही करना है आपको, एन ओ अपॉन ए डैश बी डैश, एफ ओ अपॉन बी डैश एफ कर दिया, ठीक है। बट इधर एन ओ कैसे दिख रहा है, एन ओ इज इक्वल टू ए बी है, इसके लिए एन ओ की जगह ए बी लिख दिया, तो फिर ये क्या बन गया, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ बी डैश। तो फिर ये लेफ्ट साइड देखो दोनों का सेम, फिर इक्वेट करो, फिर ओ बी अपॉन ओ बी डैश इज इक्वल ओ एफ अपॉन एफ बी डैश। तो इसमें एफ बी डैश हमें पता है क्या, नहीं पता है, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ ओ पता है, एफ बी डैश ओ पता है, वी, मतलब एफ माइनस वी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। एफ ओ माइनस बी डैश ओ कर सकते हैं, चलो वो लिख दिया, एफ ओ माइनस बी डैश ओ लिखा, बाकी ओ भी पता है, और भी ये यू है, ओ बी डैश पता है, वी है, ओ एफ पता है, एफ है, बस हो गया। इसमें वैल्यू पुट करो, सारे नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू पुट किया तो क्या आएगा, माइनस यू अपॉन माइनस वी इज इक्वल माइनस एफ अपॉन माइनस एफ माइनस माइनस वी बिकम प्लस वी, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये मिलेगा यू एफ माइनस यू वी इज इक्वल टू, सॉरी, यू एफ माइनस यू वी इज इक्वल टू वी एफ, देन यू वी इज इक्वल टू यू एफ माइनस वी एफ, सबको यू वी एफ ने डिवाइड करो, सबको यू वी एफ में डिवाइड करने के बाद इधर क्या बचेगा, यू वी कैंसिल हो जाएगा, वन अपन एफ बचेगा, इधर क्या होगा, यू एफ कैंसिल हो जाएगा, वन अपन वी बचेगा, माइनस इधर क्या होगा, वी एफ कैंसिल होगा, वन अपन यू बचे। So, यही फॉर्मूला है, वन अपन एफ इक्वल टू वन अपन वी माइनस वन अपन यू, सिंपल। इसका बी पार्ट दे दो, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स है, फोकल लेंथ एफ प्लस होता है, ए प्लस 20 फोकल लेंथ एफ इक्वल टू कॉन्क्यू लेंस ऑफ फोकल लेंथ माइनस 15, कॉन्क्यू लेंस का माइनस 15, एफ टू ले लो, इसको एफ वन ले लो, फिर केप्ट आर केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों अलग अलग, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 30, देयर प्रिंसिपल with their principal axis coincident. When an object is placed 30 centimeter in front of convex lens, calculate the position of the final image formed by the combination. Would this result change if the object were placed 30 centimeter in front of concave lens? Give reason. पहला दोनों रख के डायग्राम बना देते और देखते हैं पहला उसका इमेज डिस्टेंस क्या, इमेज क्या होता है, देखो ये ऐसा रखना है, ये 30 है, इन दोनों के बीच में भी 30 है, और इमेज कहाँ मिलता है, देखो इमेज इधर 30 लिख के रखा है, लेकिन इमेज देखो क्या मिलता है इधर। पहला फॉर्मूला बना दो, वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन यू माइनस वन अपॉन यू, ये कॉन्वेक्स के लिए, तो आपका इमेज मिल गया 60 सेंटीमीटर। जब इमेज 60 सेंटीमीटर में बनता है, इन दोनों के बीच में 30 है, तो शायद इसके बीच वाला ये भी 30 हो गया, ओके, इस फॉर्मूला से क्या है। इस सेकंड के लिए क्या देखो, कॉन्क्यू लेंस के लिए वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन यू माइनस वन अपॉन यू, तो ये माइनस है ना, कॉन्क्यू लेंस का है फोकल लेंथ इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू, तो ये जो काम कर रहे हैं इसके लिए, ये जो काम कर रहे हैं इसके लिए ये ऑब्जेक्ट होगा, तो इसके लिए वो प्लस 30 ले लिया यू, फिर वी इज इक्वल टू माइनस 30 मिला, वी इज इक्वल टू हमें क्या मिला, माइनस 30 मिला, तो कहाँ बनेगी इमेज, ये माइनस 30 मिला ना, ये
इधर से -30 मतलब इस लेंस से इधर होगा, इस पॉइंट पे, तो फाइनल इमेज इधर मिल गया. सो नो, द रिजल्ट विल नॉट चेंज फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. ओके. सो इधर क्वेश्चन था आपका लास्ट में, ये क्वेश्चन पूछा था, would this result change if the object were placed 30 centimeter in front of concave lens? इसका आंसर है नो. ओके. सो ये सेकंड पेपर हो गया. आप लोग ये वीडियो देख लो फुल, तो इधर जितने सारे क्वेश्चन है वो सारे परफेक्ट हो जाएगा. धन्यवाद.